মানে দলদাসে পরিণত হয়েছে। এটা ছাড়া আর এরা কিছুই করতে পারে না। একটা মেয়ে এক সপ্তাহ হয়ে গেছে এখনো জাস্টিস পায়নি, একটা অপরাধীকে কেউ ধরতে পারেনি। আজকে আমরা বিচার চাইছি, জাস্টিস চাইছি, আমাদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि बंगाल का जो मुद्दा है, जो डॉक्टर के साथ जो भी दुष्कर्म बंगाल में हुआ है, ये आग जो है या आक्रोश जो है, ये बंगाल के बाहर भी फैल चुका है, पूरे देश में फैल चुका है, देश के बाहर भी फैल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुओ मोटो तरीके से अपने अंडर में ले लिया था, अपने जुरिस्डिक्शन में ले लिया था और आज उस केस की पहली सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बुरी तरीके से ममता बनर्जी की जो सरकार है उसकी हेकड़े निकालने की कोशिश की है। बहुत ही संवेदनशील लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए, रूल ऑफ लॉ को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही बुरी तरीके से सरकार को, प्रशासन की हेकड़ी को पूरी तरीके से निकाल बाहर किया है। बहुत ही बुनियादी कुछ सवाल हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने पूछा है और पश्चिम बंगाल की सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वकील साहब वहां मौजूद थे, कपिल सिब्बल जी, उनके पास लगभग किसी सवाल का जवाब नहीं था। बात करेंगे पूरे विषय को लेकर के, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को दो ऐसी घटनाएं बताना चाहता हूं जिससे यह साबित हो जाता है कि किसी भी तरीके से बंगाल की स्थिति अब सुधरने वाली नहीं है। पहली खबर जो आई है आज सुबह वो यह है कि बंगाल की जो एमपी पद में खड़ी हुई थी इस साल 2024 के इलेक्शन में, महुआ मोइत्रो जी, बतौर एक नारी होने के बावजूद, टीएमसी की कार्यकर्ता होने के वजह से उन्होंने एक बयान जो है एक पोस्ट किया है एक्स हैंडल पे, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उन्होंने कहा है कि आर्जिकर केस में जो ऑटोप्सी हुई है, उस ऑटोप्सी को जब किया गया था तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और 3 डॉक्टरों के सामने किया गया था। आर्जिकर ऑटोप्सी इन प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड 3 डॉक्टर्स, जहां पे अकॉर्डिंग टू महुआ मोइत्रो ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देयर वाज नो फ्रैक्चर टू द पेल्विक गिrdle और एनी अदर बोन्स, यानी कि कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ है। जो 150 ग्राम या 150 ml की जो ह्यूमन फ्लूइड निकली थी वो भी एक इमेजिनरी कहानी है, उसमें भी कोई सत्यता नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पे मल्टीपल असैलेंट्स थे, मल्टीपल लोगों ने यह हरकत की है। इस बात की भी पुष्टिकरण ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं करते, सो इट डज नॉट सजेस्ट मल्टीपल ऑटोप्सी। ये 3 पॉइंट रखने के बाद उन्होंने कहा है कि डू नॉट स्प्रेड फेक न्यूज प्लीज। ये पहली खबर। और जो दूसरी खबर है वो टीएमसी की तरफ से, उनके जो टीएमसी के एमपी हैं, उन्होंने कहा है, अरूप चक्रवर्ती उनका नाम है, उन्होंने कहा है डॉक्टरों को कि यू मे गो होम और गो अबाउट विथ योर बॉयफ्रेंड, बट इफ अ पेशेंट डाइज वी वोंट सेव यू। अब ये दोनों चीजें जो हैं अपने आप में मिलता जुलता है। इसके अतिरिक्त टीएमसी के नेता हैं एक और, उदयन गुह करके, उन्होंने भी एक बात रखी है कि यदि कोई उंगली ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर उठाएगा तो उनकी उंगलियां जो हैं वो तोड़ दी जाएंगी। जाहिर सी बात है, इसीलिए शायद जितने सारे प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर पुलिस के थ्रू से, गुंडाओं के थ्रू से लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो यह बात तो इस बयान को पुष्टिकरण कर ही देता है। अब ये जो 3 बयान आए हैं, ये 3 बयान से साफ जाहिर होता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी, निर्मम और उसके साथ साथ शेमलेस है, कितनी आडंबर है, कितनी दोगली है। अगर एक महिला मुख्यमंत्री के राज में यह हाल हो रहा है तो यह अपने आप में ज्यादा शर्म की बात है। महुआ मोइत्रो कह रही हैं कि फेक न्यूज मत फैलाइए, लेकिन वो जो लाइंस उन्होंने लिखा है अपने पोस्ट पे वो सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। वहां पे मल्टीपल असाइलेंट्स नहीं थे ऐसा उनका कहना है, जबकि जितने सारे तमाम डॉक्टर्स, उनका यह मानना है कि जितनी सारी हड्डियां टूटी हैं, लगभग 47 हड्डियां टूटी हैं, इंक्लूडिंग द पेल्विक गिrdle। लेकिन इनका मानना यह है कि एक भी हड्डी या पेल्विक गिrdle बिल्कुल भी नहीं टूटा है। 150 ग्राम या 150 ml की जो ह्यूमन फ्लूइड की बात उठी थी वो भी बकवास है और एक से अधिक असैलेंट्स नहीं हैं। तो ये पोस्ट करके ये दर्शा रही है कि किस तरीके से झूठी खबर फैलानी चाहिए। इसके साथ साथ जो अरूप चक्रवर्ती हैं, वो जब ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर लोग काम पे वापस नहीं आते हैं और उसकी वजह से कोई पेशेंट पार्टी को नुकसान होता है, कोई पेशेंट मारा जाता है, अगर वो काम पे नहीं आते हैं, हो सकता है वो काम पे प्रोटेस्ट के लिए नहीं आ रहे हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो। ये तो भाषा है इनकी। तो अगर ऐसा है तो सरकार उन्हें नहीं बचाएगी यदि पेशेंट पार्टी उनके ऊपर हमला करते हैं। मैं समझता हूं ये एक तरीके का थ्रेट है, क्योंकि कल को अगर टीएमसी गुंडे भेज देती है डॉक्टरों के खिलाफ, डॉक्टरों के ऊपर अत्याचार करने के लिए, और बाद में ये कहा जाएगा कि यार ये हमने नहीं भेजा है, ये तो पेशेंट पार्टी के पीड़ित लोग जो पीड़ित होने के बाद डॉक्टरों पे अटैक कर रहे हैं, तो ये पहले से ही ग्राउंड बना रहे हैं। ये भी हो सकता है। मैं तो कम से कम उसको इसी एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब ये बात आती है सुप्रीम कोर्ट की,
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ निम्नलिखित मुद्दों को उठाया है, बहुत ही अहम मुद्दे थे, और ये सारे मुद्दे जो हैं ये बहुत ही साफ हैं हमारे सामने भी, पब्लिक भी ये सवाल पूछ रही थी। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा है कि जो व्यक्ति आरजीकर हॉस्पिटल का प्रिंसिपल हुआ करता था, जिसके कैरेक्टर को लेके, जिसके जॉब को लेके ऑलरेडी एक टिंटेड इमेज थी, किस बुनियाद पे उनको इस घटनाक्रम के कुछ ही घंटों बाद एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाता है? यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जब इस कांड के बारे में पता चला तो तब लगभग सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे थे, लेकिन एफआईआर होती है रात के 11:45 में। तो इतना लंबा समय क्यों लग गया? क्यों प्रिंसिपल ने सबसे पहले पुलिस में एफआईआर नहीं लिखवाई जब उन्हें पता चला? तीसरा सवाल है कि अंततः जब 11:45 रात में एफआईआर लिखाया गया, दर्ज किया गया, तो वो किया किसने? क्या हॉस्पिटल ने किया है या किसी और ने किया है? जवाब देते हैं कपिल सिब्बल इस बात का यह कि एफआईआर जो है वो लड़की के या पीड़िता के पिता ने किया है। क्यों सरकार ने नहीं किया? क्यों गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल ने नहीं किया? क्यों प्रिंसिपल ने नहीं किया? जवाब देते हैं सिब्बल साहब कि पिता जो हैं वो दहल गए थे, वो सदमे में चले गए थे। तो पिता ना सदमे में गए थे, पिताजी जा सकते हैं, परिवार के लोग जा सकते हैं। हॉस्पिटल को कौन सा सदमा लग गया था कि वो एफआईआर तक लॉन्च नहीं करा पाए? इतनी जल्दी क्या थी बॉडी को डिस्पोज करने की, क्रिमेट करने की? यह चौथा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। पांचवा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जिस जगह पे क्राइम हुआ था उस जगह को प्रोटेक्ट स्टेट की पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है? उसके बाद पूछा है 7,000 लोगों की अगर बात सच है तो वहां पे तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो पुलिस को कोई इंटेलिजेंस पहले से क्यों नहीं थी? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पोस्टमार्टम ऐसे केसेस में एक से अधिक बार की जा सकती थी, यहां पे इतनी जल्दी बॉडी को क्रिमेट कर देना, पुलिस की मदद से बॉडी को हॉस्पिटल से निकलवाना, पेरेंट्स को 3-3 घंटे अपनी बेटी से मिलने ना देना हॉस्पिटल की तरफ से, यह कौन सा संवेदनशील हरकतें थी? ये कौन सा मानविक हरकतें जो है हॉस्पिटल तथा स्टेट ने अपने जो है बर्ताव में लाई थी? और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि एविडेंस टैंपरिंग की जहां तक बात है, वो जो बाथरूम को, जो वॉशरूम को तोड़ा गया था, इसके लिए इतनी हड़बड़ी की क्या बात थी? इसके साथ साथ इन सब सवालों के जब जवाब कपिल सिब्बल साहब नहीं दे पा रहे थे, जाहिर सी बात है वो कहां से देंगे, तो उनके साथ साथ कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां करी हैं, कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है जिसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, ऑफिसर्स भी शामिल होंगे, और यह सिर्फ बंगाल को केंद्र करके नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो महिलाएं डॉक्टर हैं वो इस पैट्रियार्किक सोसाइटी में सेफ नहीं है, सिर्फ बंगाल में नहीं, हो सकता है ऐसी अपराध जो हैं देश के विभिन्न हॉस्पिटल में हो रहे हो। तो एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया जाए। इसके अतिरिक्त जितने सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी से पूछा गया है कि आप अपने कुछ सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त इस मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट से कंप्लीटली हटा दिया गया है, अब आगे की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। और इन तमाम बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो यह है कि केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे वो भी इस घटना की निंदा कर रहे थे, सरकार के रवैये की निंदा कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में अंततः यह भी कहा कि जितने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार बंद हो जाना चाहिए। अब किसी भी तरीके से प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर एक भी अत्याचार अब पुलिस नहीं करेगी, और प्रोटेक्शन देने के लिए आरजीकर हॉस्पिटल में खास करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआईएसएफ की एक टीम भेजी जाएगी केंद्र की तरफ से, और अब से सीआईएसएफ जो है सुरक्षा प्रदान करेगी। मतलब सरकार और सरकार की पुलिस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। और जब ये जजमेंट आता है तो ये बेशरम सरकार जो है, और इसके प्रवक्ता कुणाल घोष जो हैं वो अभी लाइव बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर डॉक्टर लोग अब भी वापस नहीं आते हैं काम करने के लिए तो ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करने जैसा है। लेकिन दूसरी तरफ आप जरा यह सोचिए कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोग प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार ना हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज ना हो। लेकिन आधे घंटे पहले एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्टूडेंट विंग हैं, उन्होंने विकास भवन में, जो सॉल्ट लेक में है, विकास भवन ने प्रदर्शन किया, बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन किया, और पुलिस ने इनके ऊपर लाठियों की बौछार कर दी, इनके ऊपर लाठियों की बौछार कर दी। तो एक तरफ तो कोर्ट कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ सरकार कुछ कर रही है, और लेकिन सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। कौन करेगा पालन? सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी है पालन करना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बतौर सरकार हम कुछ भी कर सकते हैं, और एक अजीब किस्म का आत्मविश्वास जाग गया है हमारे एक सरकार के अंदर कि हम चाहे कुछ भी कर लें, सरकार हमारी बनी रहेगी। इस विश्वास को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है मित्रों, क्योंकि अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया ना तो जो घटना आज घटी है वो कल भी घट सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। मैं सारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी से ये अनुरोध करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस के मुताबिक जो आप लोगों से जो सजेशंस मांगी गई हैं उनके ऊपर तुरंत आप लोग अमल करें, ताकि हम एक बेहतर सुबह देख सके।
इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।